मिस सुकन्या पोंडुगला जी हमारे साथ है जुड़े हुए। उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है, एमटेक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में किया है और वो असिस्टेंट डायरेक्टर एफएसएसएआई गुजरात वेस्टर्न रीजन है। और मैम आपका काफी रिकग्निशन प्राप्त है आपको एएफएसटीआई से, एनजीओ से और मुंबई चैप्टर एंड ड्रिंक टेक्नोलॉजी इंडिया से। तो लेट अस स्टार्ट विद योर सेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड इट्स कंप्लायंस। Thank you, sir. Thank you. गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो आज के सेशन में हम फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस के बारे में जानते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक गुजरात स्टेट गवर्नमेंट for giving this opportunity and calling us for this index की webinar के लिए। And I would like to also thank the chief guest of today and Professor Sanjay Kumar Singh sir from ICAR for giving such good insights, and also our senior officials who have spoken just before me and who is going to speak on behalf of today's webinar, so that हम सबको एक linearity like कोई भी startups हो या कोई भी farmers या कोई भी यहाँ stakeholders है या food business operators है, जिनको पता होनी चाहिए कि हम कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं मेरी स्लाइड्स शेयर करना चाह रही हूँ। आई होप स्लाइड्स आर विजिबल एंड माय वॉइस इज आल्सो थैंक यू। So I'm Sukanya Poндugala, working for FSSAI as an assistant director and looking after sector licensing of Gujarat state, being in Ahmedabad. Then जस्ट टू फोकस, क्योंकि यहाँ इस वेबिनार में काफी स्टार्टअप्स भी है, ऐसा मैंने सुना है, एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, जस्ट एक आपको थोड़ा लाइट अप करने के लिए ये सारे कुछ मिनिस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट ऑफ फूड सेक्टर को कैसे प्रमोट करता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिसमें ये फायदा ले रहे हैं। तो यू कैन, वन थिंग इज, आपका खुद की बिजनेस आप कर सकते हो एंड खुद की बिजनेस के साथ आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। That is the main motto where every ministry is interested, government of India interested to give this opportunity of startups. And बहुत सारे लोग हैं जो अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के जरिए इतने सारे 5.1 almost 5.1 million workers existing है। And also there are certain other industrial focusing on this food sector development, तो आप सबको वो फायदा मिल सकता है। And these are certain schemes where you can take the government schemes है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। These are the schemes which are promoting investments under this food processing, increasing food processing industry. तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, तो आपको नेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। तो ये सारे इन स्कीम्स है जो प्रमोट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द produce, as well as especially we are focusing on the domestic as well as the export from our country. So आप सब लोग इस प्रकार की स्कीम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। And coming to the main agenda, food safety compliances in the food industry. So already there are few startups which can be mainly focusing on this. Already जो existing food business operators है जिनको थोड़ा जानकारी चाहिए। So food safety and compliance, so food safety and standards FSSAI की एक्ट जो है 2006 में आया हुआ है। And this act is basically a consolidated laws. So consolidated, पहले इसमें हमारे देश में अलग अलग प्रकार की लॉस होते थे, तो सारे रीअम्पील करके एक कंसोलिडेटेड सिंगल लॉ बनाया गया है which is called फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। So 2006 से ये शुरू हुआ है, 23 अगस्त 2006 से। तो इसमें FSSAI को रिकॉग्नाइज किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टू ले डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। सो हमारा काम क्या होता है, तो पहले हम साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स टू रेगुलेट, तो सारे जो अलग अलग प्रकार की फूड है, फूड कमोडिटीज है, तो प्राइमरी प्रोड्यूस के बाद में जो प्रोसेसिंग शुरू होता है वी विल,
तो FSSAI के काम क्या है, तो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स हम ले आउट करते हैं, उसके बाद जो आर्टिकल्स ऑफ फूड्स है तो उसको रेगुलेट करने विद रेस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग. सो प्राइमरी प्रोड्यूस इज नॉट इनटू द कंप्लायंस नाउ. सो फ्रॉम द प्रोसेसिंग साइड, जो भी प्रोसेसिंग से शुरू होते हैं वहां से FSSAI की जो रेगुलेटरी है वो हम वहां पे इन्वॉल्व है. सो फ्रॉम टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग. सो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स किसके लिए लेआउट करते हैं हम, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड. सो हमारा काम क्या है, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग टू टिल द सेल. सो मैन्युफैक्चर से लेके स्टोरेज, वहां डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सेल एंड इवन फॉर द इंपोर्ट. सो एक्सपोर्ट कंप्लायंस इज नॉट एट इन द हैंड्स ऑफ FSSAI, बट whereas FSSAI से आपको एक्सपोर्ट की लाइसेंस लेना है, दैट इज मैंडेटरी. बट कमोडिटी की कंप्लायंसेस जो है, सेफ्टी कंप्लायंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ ओनली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इज नॉट विद द FSSAI. Okay, but remaining all domestic and even import is everything is under FSSAI. So what is the purpose of this regulating is to ensuring the availability of safe and wholesome food for human consumption. So mainly हमारा काम है food safety concerns को लेके, and secondary is the nutritious and wholesome food to be given to the human consumption. That means हमारे लिए ही as a consumers, हमारे लिए as even for the normal human being, it is required to have a wholesome food. So that is the mandate of FSSAI through FSSAI Act. So इसमें मेनली आज हम फोकस करेंगे कि एक्ट में क्या प्रोविजंस है, एंड मेनली आपको लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की कैसे आपको देखना है, या क्या क्या आपकी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जो है आपकी इंडस्ट्री अगर आप डेवलप कर रहे हो, ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें आपकी FSMS की कंप्लायंस कैसे है, उसके शेड्यूल 4 कैसे मेंटेन करना है, आपको फूड सेफ्टी ऑडिट भी करना होता है तो उसको कैसे करना है, अगर कभी फूड सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग करना है, वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हम उसमें फोकस करेंगे. सो मेनली FSSAI एक्ट, एज आई टोल्ड यू, कि ये रेगुलेटरी बॉडी है FSSAI. तो मेनली इट इज टू, the concern is to have the ensurety of availability of wholesome and nutritious food with respect to the safety concerns also. तो mainly FSSAI में जो defined है, तो first of all the definition जो है adulterant के बारे में. So anything, any material which could be employed for making the food as unsafe, substandard or misbranded is or containing extraneous matter is called as adulterant. आज हम pomegranate processing के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोई भी कभी भी आप प्रोसेसिंग करते हो इन डिफरेंट रेस्पेक्ट टू, अगर वो नॉर्मल इनिशियल प्रोसेसिंग हो, जैसे सॉर्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वहां से लेके अगर इवन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक भी आप जाते हो, डिफरेंट डेवलपमेंट विद इनोवेशन टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग, मेक श्योर कि आपकी कोई भी प्रोसेसिंग में ये ना हो कि कुछ एडल्ट्रेंट आए, मतलब कुछ बाहर से कोई खाने में चीज आए जो एक्चुअल प्रोडक्ट को सबस्टैंडर्ड बना रहे या मिसब्रांडेड बना रहे. ठीक है, सबस्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड है FSSAI के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड हम एक एक प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ है. सपोज फॉर एग्जांपल आप जूस बनाते हो विद रेस्पेक्ट टू पोमेग्रेनेट, अगर आप जूस कुछ बनाते हो उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है एज पर FSSAI रेगुलेशंस. सो आपको वो सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है. अगर सपोज एनालिसिस के बाद कोई भी उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस प्रोडक्ट को हम सबस्टैंडर्ड बोलते हैं. सपोज आपकी प्रोडक्ट में ऐसे एडल्ट्रेंट हो जो आपकी प्रोडक्ट में मिसब्रांड की, एडल्ट्रेशन मतलब विद रिस्पेक्ट इवन लेवलिंग आल्सो. अगर आपने जूस मैन्युफैक्चर करते हो बट एक्चुअली उसमें कुछ जूस की कंटेंट नहीं है या पल्प की कंटेंट नहीं है, बट आप सिर्फ फ्लेवर्ड प्रोडक्ट की तरह कुछ बनाते हो बट उसमें कुछ कंटेंट ऑफ जूस या पल्प नहीं है, तो उसको हम जूस नहीं बोल सकते. सो इट इज अगेन इट इज अ मिसब्रांडिंग काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट. सो एनी एक्सट्रेनियस मैटर, तो आपकी प्रोसेसिंग में कभी सॉर्टिंग में, क्लीनिंग में अगर ठीक से नहीं करते, अनहाइजीन प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ना कुछ कंटेमिनेंट्स, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज आने की चांसेस है. सो इनिशियल स्टेजेस में ही आपको बहुत अच्छे से क्लीनिंग सॉर्टिंग भी करना होता है, अदरवाइज कोई भी एक्सटर्नियस मैटर एंटर होता है आपकी प्रोडक्शन में, that is also called as an adulterant. So it may happen unknowingly or knowingly. So जो भी आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए with respect to the safety concerns. So this is very much important. तो आपकी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की डेफिनेशन एज पर FSSAI बहुत ही सिंपल है
the persons and families purchasing and receiving food in order to meet their personal needs. So as a consumer, जैसे आप कोई भी आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या मैं रेगुलेटरी बॉडी हूँ या कोई भी अदर इंडस्ट्री साइड से है, पहले हमें ये तय करना है कि वी आर ऑल्सो द कंज्यूमर्स, हम भी वो खाना खाते हैं, हम भी हमारे फैमिलीज के लिए वी आर अर्निंग फूड। तो आप पहले कंज्यूमर की तरह थिंक करो, देन यू कम टू एज एन इंडस्ट्री पर्सन हो या रेगुलेटरी बॉडी हो या अदर कोई भी हो, तो हमारे ऑटोमेटिकली जो कंप्लेंट्स ऑफ फूड सेफ्टी जो है ऑटोमेटिकली वी कैन अचीव कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंज्यूमर की तरह पहले हम थिंक करते हैं, तो इट इज बेटर टू गेट इनटू द कंप्लेंट्स लेवल्स। देन द डेजिग्नेटेड ऑफिसर वो होते हैं जो आपकी लाइसेंस इश्यू करते हैं एंड दे आर अपॉइंटेड एज पर द एक्ट सेक्शन 36। देन फूड बिजनेस जो है, it is very much important to understand the definition of food business. कोई भी आप undertaking हो, whether you're doing it with respect to profit or not, whether it is for public or private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacturing, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import and includes food services, catering services, sale of food or food ingredients is coming under the definition of food business. So आप profit के करो, non profit के लिए करो, कोई भी आप फूड बिजनेस शुरू करते हो, दैट इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी आपकी फूड बिजनेस करते हैं तो उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर कहे जाते हैं। तो दे आर ओनिंग द बिजनेस और देयर पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस एंड देयर ऑट टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। सो जो भी फूड बिजनेस है, तो आपकी बिजनेस के साथ आपको मेनली ये चीज पता होनी चाहिए दैट यू आर एंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट for sure. So this is as per the act. So उन्हीं को ही हम फूड बिजनेस कह सकते हैं। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है, as I'm telling you, तो आपकी इंश्योरिटी होना चाहिए कंप्लेंट्स लेवल्स के अकॉर्डिंग। दैट इज व्हाई यू हैव टू एश्योर द फूड सेफ्टी। So food safety is nothing but the assurance that food is acceptable for human consumption. So आप जो भी food safety compliance maintain कर रहे हो, that is your food is to be acceptable to anybody who is consuming for that. Then food safety management system is very important. आपकी जो भी नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होंगे, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस होंगे एंड आपकी हिसाब जो आपकी प्रैक्टिसेस है आपकी इंडस्ट्रीज में, वो सारे मिला के हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक डेवलप किए गए हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिजनेसेस। तो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे काइंड ऑफ बिजनेसेस है, उसके अकॉर्डिंग जो लाइसेंस मिलता है, तो लाइसेंस मिलता है एज पर सेक्शन दैट इज वन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो सेक्शन 31 क्या कहता है, दैट इज लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। सो दिस इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि each and everybody has to take food license as per FSS Act 2006. सो इस एक्ट के अनुसार, दिस सेक्शन के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि नो पर्सन शैल कमेंस और कैरी एनी बिजनेस एक्सेप्ट अंडर ए लाइसेंस। सो कोई भी व्यक्ति आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो जबकि आपके पास लाइसेंस ना हो, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, इस एक्ट के अनुसार आपको हम नॉन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सो यू हैव टू टेक ए लाइसेंस फर्स्ट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ए बिजनेस। सो एंड आपको कैसे प्रकार की लाइसेंस लेना है, सो एज पर दिस एक्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। वो पेटी रिटेलर्स होंगे या हॉकर्स होंगे या कोई भी वेंडर्स होंगे, कोई भी टेम्पररी स्टॉल होल्डर्स होंगे, उनको भी लाइसेंस चाहिए होता है। बट इट इज नॉट ए काइंड ऑफ ए लाइसेंस विच इज रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन। तो आपकी जो वेंडर्स है या टेम्पररी स्टॉल होल्डर्स है वो लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं आते, बट दे आर डेफिनेटली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो प्रीमाइसेस बेस्ड लाइसेंस और प्रीमाइसेस बेस्ड रजिस्ट्रेशन। सो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे मिलेगा, बेस्ड ऑन योर प्रीमाइसेस। जहां आप फूड बिजनेस करते हो वो एक प्रीमाइसेस पे आप कर रहे होंगे, वेदर आप मैन्युफैक्चरर हो गए, वेदर कोई स्टोरेज वाला हो गया, कोई वेयर हाउस है आपके पास, अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, और वहां आपके पास सिर्फ रिटेल शॉप, आपका कोई भी काइंड ऑफ बिजनेस हो, आपकी वो प्रीमाइसेस हो गया, ठीक है। तो आपको उस प्रीमाइसेस के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर आपका सिर्फ रिटेल शॉप है, उसके लिए जितने कैपेसिटी के अनुसार आपको उस पर्टिकुलर लाइसेंस लेना है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपकी टर्नओवर के ऊपर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वेदर इट मे बी ए सेंट्रल लाइसेंस और इट मे बी ए स्टेट लाइसेंस। देन ये एक्ट के अनुसार जब डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आता है, डिपेंडिंग ऑन द
डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी सिलेक्टेड, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपकी लाइसेंस दे भी सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द नॉन कंप्लायंसेस वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपकी लाइसेंस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सपोज आपके लाइसेंस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, देन आपके पास एक चांस होता है अपील करने के लिए, तो आप अपील कर सकते हो फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, एंड दैट ग्रांट ऑफ लाइसेंस इज विद द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। यहाँ कमिश्नर कौन है? अगर सपोज आपकी स्टेट की लाइसेंस हो गया, वो स्टेट की फूड कमिश्नर होते हैं पर्टिकुलर स्टेट की। अगर आप गुजरात के स्टेट के हो, गुजरात स्टेट, अगर आपकी स्टेट के अंडर में या रजिस्ट्रेशन के अंडर में आपका है फूड बिजनेस, देन आप अगर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप वो स्टेट कमिश्नर को आप अपील कर सकते हो। सपोज आपका सेंट्रल लाइसेंस में आता है, यहाँ सेंट्रल लाइसेंस की कमिश्नर जो है सीईओ ऑफ एफएसएसए है, तो आप अपील कर सकते हो सीईओ। अभी ये सीईओ मतलब सीईओ के पास जब एप्लीकेशन जाता है, डिपेंडिंग ऑन द जुरिडिक्शन, सपोज आपका नॉर्थ जोन है या ईस्ट जोन है या वेस्ट जोन है या सदर्न जोन है, डिपेंडिंग ऑन द एवरी रीजन, सीईओ इज ऑलरेडी अपॉइंटिंग और नोटिफाइंग डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जुरिडिक्शन। सो एक डायरेक्टर होंगे नॉर्थन रीजन के लिए, एक डायरेक्टर होंगे वेस्ट रीजन के लिए, एक डायरेक्टर होंगे ईस्ट के लिए, एक डायरेक्टर होंगे सदर्न के लिए। सो ये सीईओ विद पावर्स ऑफ सीईओ, ही कैन आल्सो नोटिफाई one of the directors or of that particular region as a commissioner of food safety. So आपकी एप्लीकेशन वहां भी जा सकता है। सो डायरेक्टली सीईओ भी आपकी रिजेक्ट हुआ एप्लीकेशन को वो डिसाइड कर सकते हैं, फिर से रिवाइज करे या ना करे, या वो डायरेक्टर को भी, कोई भी रीजन के डायरेक्टर को भी नोटिफाई कर सकते हैं एज अ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू टेक द डिसीजन टू रिवोकेट दैट रिजेक्टेड एप्लीकेशन और नॉट। सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज। देन मैं आपको बताया कि 3 प्रकार की अथॉरिटीज है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटीज जो है, जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर है जो नोटिफाइड है अंडर पंचायत हो गया या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया और एनी लोकल बॉडी हो गया, जो नोटिफाई करते हैं एज सच बाय फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट, उनको हम रजिस्टरिंग अथॉरिटी बोला। जो तो बहुत ही कम ही, जो 100 रुपीज की रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोला कि पेटी हॉकर्स हो गए, पेटी फूड बिजनेस हो गए या वेंडर्स हो गए, ये और कोई भी छोटा सा स्ट्रीट फूड वाले होंगे, तो ये सारे चीजें जो है आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में आते हैं। तो एंड जो भी 12 लाख के नीचे भी कुछ काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के अंडर ही आते हैं। तो ये सारे जो अथॉरिटी है जहाँ रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी से मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ही होते हैं जो कमिश्नर नोटिफाई किए गए होंगे फॉर द इशूइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो स्टेट की फूड कमिश्नर है, वो नोटिफाई करते हैं वहां के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एज पर दिस सेक्शन 36(1) ऑफ दिस एक्ट। तो ये स्टेट के कमिश्नर और यूनियन टेरिटरी फॉर इशूइंग द लाइसेंस, तो स्टेट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, तो वो नोटिफाई होते हैं फॉर इशूइंग ऑफ योर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो यहाँ कभी कुछ बिजनेसेस में 12 लाख के ऊपर से जो है वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आते हैं। कहीं कुछ बिजनेसेस है 20 करोड़ की पर एनम की जो नीचे आते हैं, वो भी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आता है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाती हूँ। देन सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर सीईओ के थ्रू नोटिफाई किए गए हैं इन द कैपेसिटी ऑफ फूड कमिश्नर, वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी देने के लिए या सेंट्रल लाइसेंस देने के लिए वो ऑफिसर्स है। तो कैसे प्रोसीजर होता है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के लिए? सो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का हम अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटी फूड बिजनेस, मतलब छोटे जो बिजनेसेस है उनको क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है विच इज कॉल्ड एज फॉर्म ए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जब ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास आता है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास अगर वो जब एप्लीकेशन आता है फॉर्म ए वाली एप्लीकेशन, वो आपकी शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट्स की देखते हैं। शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट्स मतलब आपकी जो भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो पर्टिकुलर पेटी फूड बिजनेस के लिए वो सारे चीजें देखते हैं। एंड एज पर एफएसएसआई लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ शेड्यूल 4। तो हर चीज के लिए अलग अलग है। अगर आपकी पेटी फूड बिजनेस है, आपको पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 4 फॉलो करना है। आई विल ऑल्सो से दैट। तो अगर ये सारे जब एप्लीकेशन मिलने के बाद और ये एफएसएमएस की रिक्वायरमेंट जब रजिस्टरिंग अथॉरिटी देखता है कि ठीक है ये पर्टिकुलर फूड बिजनेस ऑपरेटर है, हॉकर है,
ये सारे मेंटेन कर रहे हैं, तो registration authority shall grant or reject the application with the reasons to be recorded. तो and or also issue notice of inspection. तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद फॉर्म ए की एप्लीकेशन वो क्या करते हैं, अब डायरेक्टली वो इशू भी कर सकते हैं, या अगर सपोज ठीक से नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक से नहीं है, या कुछ शेड्यूल 4 की रिक्वायरमेंट्स ठीक से नहीं है, वो कभी कभी आपकी इंस्पेक्शन भी करवाते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे किस प्रकार का मेंटेन करना है। वो 7 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। उसके बाद वो ऑफिसर को 30 डेज के टाइम पीरियड मिलता है इंस्पेक्शन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। सपोज आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं इशू किया और इंस्पेक्शन नहीं असाइन किया है, तो आफ्टर 60 डेज ऑटोमेटिकली आप आपकी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो 30 to 60 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन मिलना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो इंस्पेक्शन में असाइन नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा इंस्पेक्शन असाइन किया गया तो मैंडेटरी वो इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। So this is a normal pretty food businesses के लिए। Suppose आपका लाइसेंस है, whether it is state license or registration, whether it is state license or central license, similar kind of procedure है यहाँ आपको application आपको देना पड़ेगा in the form of form B। So यहाँ schedule लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपकी फॉर्म बी की एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। सो फर्स्ट 15 to 30 डेज के टाइम पीरियड मिलता है आपके पहले एप्लीकेशन देखने के लिए। अब ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है थ्रू फॉस्कॉस, तो उसमें ये नहीं है कि आपकी लाइसेंस कहाँ है, कौन से स्टेज पे है, ये सारे आप वेरीफाई कर सकते हो। कौन ऑफिसर है, कौन देख रहा है, किसके पास एप्लीकेशन है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है, तो आप प्रॉपरली देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कौन सा स्टेज पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है। सो ये 60 टोटल टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज मिलता है। 15 to 30 डेज द इनिशियल पीरियड ऑफ अथॉरिटी। अगर आपके एंड से हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, अगर प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो कैटेगरी ठीक से ऐड किया कि नहीं किया, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां है, ये सारे पूछने के लिए हमारे पास 15 to 30 डेज की टाइम पीरियड होता है। तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको हमें पूछना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे फर्स्ट क्वेरी में आपने आफ्टर 30 डेज के अंदर में नहीं दिया है, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम रिजेक्ट कर लेता है विद इन आफ्टर 30 डेज ऑफ द टाइम पीरियड। सो इनिशियली 15 to 30 डेज में हमें पूछना है, उसके बाद आपको जवाब देना है 30 डेज के बाद 30 डेज के अंदर में। अगर 30 डेज के अंदर में फर्स्ट क्वेरी के जवाब आप नहीं देते हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ऑटोमेटिकली सिस्टम रिजेक्ट कर लेता है। सपोज आपने हमें क्वेरी भेजा है 30 डेज के अंदर में, बट अथॉरिटी ने 60 डेज तक आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं किया या एप्लीकेशन टच नहीं किया, बट सिस्टम आपका एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है लाइसेंस। सो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 30 to 60 डेज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपकी एप्लीकेशन की। अगर सपोज इवन द अथॉरिटी इज नॉट टचिंग, नो नीड टू वरी, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट योर लाइसेंस। बट स्टिल what is the average time period taken by the authority to issue the license is 15 to 30 days now। and mainly हमारे पास priorities of applications होते हैं, especially with respect to the trades, that is importer exporters की जो trade की जो priority में है, क्योंकि उनका shipments रहते हैं, उनकी demurrage charges रहते हैं। so to avoid all these things, on priority all the authorities are issuing license for all the importers and exporters based on the their trade requirements। so ये सारे चीज भी है, तो आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट हमें भेजना होता है, what is the need of priority, then immediately irrespective of whether it is 15 days, whether it is the first day of application, authority will definitely give you the license which is required for you। then suppose आपने additional information दे दिया है, but still वो additional information या जो भी है आपने ठीक से नहीं दिया, authority have all the power to reject the application also। so हमारे पास ऑटोमेटिकली रिजेक्ट भी होता है। अगर जैसे मैंने बताया 30 डेज तक आपने फर्स्ट क्वेरी की रिप्लाई नहीं दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लेता है। अदरवाइज ऑल्सो अगर अथॉरिटी इज नॉट सेटिस्फाइड टू द रिप्लाई, वी कीप ऑन आस्किंग। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेरी में ही हम रिजेक्ट कर लेते हैं, हम बार बार पूछते हैं, तभी भी कुछ हैबियस होते हैं जो रिप्लाई प्रॉपरली नहीं करते। तो एज पर दिस रेगुलेशन एंड एज पर द एक्ट, अथॉरिटी इज ऑलवेज हैविंग द पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, आपको न्यू लाइसेंस के लिए न्यू एप्लीकेशन फिर से करना पड़ता है, इसमें फी की कोई रिफंड नहीं होता है। सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर ऑफ बोथ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग इज देयर।
देन एलिजिबिलिटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी सेंट्रल लाइसेंस हो, आपको 7,500 पर ईयर की लाइसेंसिंग फी होता है। अगर आपकी बिजनेस कहीं पे डिपार्टमेंटल कैंटीन्स के अंदर है, वो भी सेंट्रल लाइसेंस के अंदर आता है, जो 2,000 पर ईयर की सेंट्रल लाइसेंस की फी होता है। इवन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जो है 100 रुपीज पर सेंट्रल, जो भी डिपार्टमेंट की कैंटीन्स हो गए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अंदर में डिपार्टमेंट कैंटीन्स एग्जिस्ट करते हैं, फूड कैंटीन्स, तो उसको उनके लिए भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देन स्टेट लाइसेंस के लिए 3 प्रकार के लाइसेंस है एज पर द टर्नओवर्स। 5,000 पर एनुअल फी होता है कभी कुछ कुछ काइंड ऑफ बिजनेसेस में एज पर द टर्नओवर, एंड 3,000 का भी होता है, 2,000 का भी होता है। स्टेट रजिस्ट्रेशन जो है 100 रुपीज पर स्टेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन आपकी रेन्यूअल भी होता है, जैसे आपने 1 साल के लिए लाइसेंस ले लिया है, वेदर इट इज स्टेट और सेंट्रल, तो आपको 1 साल में आपकी लाइसेंस को रिन्यू भी करना है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूइंग योर बिजनेस। सो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ 2 विंडोज है लाइसेंसिंग के लिए। एक तो 1 साल का विंडो है, जो 1 साल के लिए भी आप लाइसेंस ले सकते हो। उसके बाद 5 साल का विंडो है, आप 5 साल के लिए सीधा लाइसेंस ले सकते हो। तो दैट इज कम्प्लीटली ऑन योर कॉल। सो आपकी बिजनेस कैसा है, किस प्रकार का जाएगा, ये सारी चीज के देखने के लिए आपको रिन्यूअल भी करना होता है। सो आपके 5 साल के लिए लाइसेंस एक बार में ले लिया, 7,500 इंटू 5 टाइम्स प्लस जीएसटी आपको भरना होता है पर सेंट्रल लाइसेंस। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट और रजिस्ट्रेशन। सपोज आपको 5 साल के बाद रिन्यू करना है, सो आपको ये पता होनी चाहिए आपने लाइसेंस लिया है, एंड स्पेशली आपको ये चीज पता होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, आपको एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना होता है। सो एनुअल रिटर्न्स हैव टू बी फाइल्ड बाय 31st ऑफ मे ऑफ एवरी ईयर। अगर सपोज आप 31st ऑफ मे में नहीं भरते हैं एनुअल रिटर्न्स, 1st ऑफ जून से आपकी पेनाल्टी पर 100 रुपीज पर डे आपकी पेनाल्टी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जैसे एनुअल रिटर्न्स जो है आपको भरना होता है। सपोज उस साल के लिए आपने बिजनेस नहीं किया है बट लाइसेंस लेके रखा है, मेक श्योर दैट आप नील रिटर्न्स भी फाइल करना चाहिए। सो नील रिटर्न्स अगर फाइल भी नहीं करते हैं, सो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल कैलकुलेट द पेनल्टीज एंड दैट पेनल्टीज कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो आपको वो चीज पता होनी चाहिए एज पर द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। अगर आप जब भी आप एप्लीकेशन करते हो फॉर्म बी में, या उसमें ऑटोमेटिकली नीचे कंडीशंस ऑफ लाइसेंस लिखा हुआ है। सो आप एक बार वो पढ़िए बिफोर अप्लाइंग और बिफोर सबमिटिंग द लाइसेंस टू द अथॉरिटीज। सो वो सारे कंडीशंस क्या है, जैसे आपकी वाटर का कुछ इंग्रेडिएंट की तरह आप यूज करते हो, वाटर एनालिसिस रिपोर्ट हमें सबमिट करना होता है। सपोज आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस है या इंपोर्ट बिजनेस है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की कोड चाहिए होता है विच इज मैंडेटरी टू सबमिट टू। सो डीजीएफटी से आपको आईईसी कॉपी देना है, तो आईईसी की कॉपी के बिना हम आपको लाइसेंस इशू नहीं करते, वेदर इट इज इंपोर्टर लाइसेंस और एक्सपोर्टर लाइसेंस। सो ये सारे चीज आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो लाइसेंसिंग रिन्यूअल के जो बात में बताया है कि ये सिस्टम ऐसे डेवलप किया गया है, आपको रिन्यूअल की आपकी 180 डेज पहले से ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटेड ईमेल जाता है और ऑटोमेटेड एसएमएस जाता है। जो भी आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आपने रजिस्टर किया हुआ है, उसमें ऑटोमेटिक एक मैसेज आता है 180 डेज पहले, प्रायरली दैट योर रिन्यूअल इज पेंडिंग। सो इमीडिएटली आप कर सकते हो। सपोज आप कोई भी चीज की वजह से आप भूल गए हो, रिन्यू नहीं किया है, आपका एक्सपायरी डेट के बाद भी 180 डेज तक आप रिन्यू कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू गिविंग सच एन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। सो आपने एक्सपायरी के बाद रिन्यू करना शुरू किया, तो इसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा। सो पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, इस प्रकार का पेनल्टी कैलकुलेट होता है। सो रिन्यूअल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार का होता है। अगर सपोज आपकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, जैसा हम आज बात कर रहे हैं पोमोग्रेनेट के लिए, सो ये नॉर्मल फूड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सपोज आप प्रोसेसिंग ही कर रहे हो, सो प्रोसेसिंग आपकी कैपेसिटी जो है अलग अलग कैपेसिटी, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 1 मेट्रिक टन टू 2 मेट्रिक टन पर डे की है, स्टेट लाइसेंसिंग में आते हो आप, जिसका चार्जेस है 5,000। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे है, आप सेंट्रल लाइसेंसिंग में आते हो विद रिस्पेक्ट टू द 7,500 रुपीज पर ईयर। सपोज आपकी कहीं पे आपकी रेडिएशन प्रोसेसिंग का आपके काइंड ऑफ बिजनेस है, सो इसमें कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सीधा सेंट्रल लाइसेंस में ही आते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। सपोज आपकी एक्सपोर्टर की बिजनेस है, तो एक्सपोर्टर में 3 प्रकार की बिजनेसेस है। अगर कोई भी अगर आपकी स्टार्टअप हो गया, अब कोई भी अभी शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस फॉर विच यू हैव टू टेक एफएसएसए लाइसेंस। अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप मैन्युफैक्चर करके या प्रोसेस करके आपको एक्सपोर्ट करना है,
आप ये मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के अंडर आते हो। सपोज आप किसी थर्ड पार्टी से आप लेते हो और सिर्फ ट्रेड ही करते हो टू एक्सपोर्ट पर्पस, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के अंदर आते हो। अगर आपकी पूरा का पूरा 100% एक्सपोर्टेड यूनिट है, तो आपके ये काइंड ऑफ बिजनेस पे आएंगे 100% ईओयू में, जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट हमें सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वहां से। तो ये तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस है, इसमें भी कैपेसिटी का कोई लिमिट नहीं है, सीधा आप सेंट्रल लाइसेंस में ही आते हो। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑल्सो, सो यहाँ इंपोर्ट भी है। अगर आप बाहर से कुछ अदर कंट्रीज से आपको इंडियन टेरिटरी में कुछ लेके आना है, वहां भी आपका कोई टर्नओवर की ये नहीं है, सीधा आपको सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ता है। सो दीज आर ऑल कमिंग अंडर सेंट्रल लाइसेंस। अगर आपको ई कॉमर्स का भी बिजनेस करना है, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर सेंट्रल लाइसेंसिंग ओनली। अगर आपको न्यूट्रासिटिकल्स का कुछ करना है, जैसे सिंह सर ने बताया कि अभी पोमोग्रेनेट का जितना भी कंटेंट्स है, न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी आ रहे हैं। सो nutraceuticals, no doubt, health supplements and nutraceutical industry is going very largely in India, and our export products are also going to different countries with respect to health supplements and nutraceuticals. So वहाँ भी बहुत ज़्यादा scope है आपको develop करने के लिए, and this is also directly coming under our central licensing only. So ये अलग अलग, अगर आपकी proprietary food है, proprietary food मतलब जहाँ जिस product की standard नहीं है, उसका एक हमने क्लॉज दिया है proprietary food की, so वो भी डायरेक्टली सेंट्रल लाइसेंसिंग में ही आता है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो अगर आपको एक्सपोर्ट लेना है, देन दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस अंडर एक्सपोर्ट फॉर विच यू रिक्वायर एफएसएसआई लाइसेंस। सो इसके बाद मेनली आपको देखना है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के अलावा आपको क्या क्या स्टैंडर्ड्स देखना है। तो आपकी मेनली ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड्स है, वर्टिकल स्टैंडर्ड्स है। तो अगर आपकी स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, हमारा ये मैंने एक लिंक भी दिया है, आप डायरेक्टली वहां भी जाके देख सकते हो। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन करके है। अगर आपके न्यूट्रासिटिकल के बारे में जानना है, दिस इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रासिटिकल्स। अगर फोर्टिफिकेशन के जानना, सो इस प्रकार की जो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपकी पोमोग्रेनेट के बारे में जानना है, और स्पेसिफिकली यहाँ पोमोग्रेनेट करके हमारे स्टैंडर्ड है, बट there are standard for different fresh fruits or different vegetables or fruits and their products. So उसके लिए आपको specifically इस particular regulation में जानना है। So कोई भी fruit, suppose आपकी pomegranate processing के या juice या कोई भी product के value added product के बारे में अगर आप regulation देखना है, you have to go to this particular regulation. और इसके अलावा ये horizontal standards भी important है, क्योंकि उस particular product का अगर आपको contaminants के बारे में पता हो तो इस regulation पे जानना है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग चाहिए या लेबलिंग चाहिए, इंपोर्टेड रिलेटेड चाहिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चाहिए, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो दिस इज द साइट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। जो आपको एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस करना है, तो दिस इज एफएसएसआई फॉस्कॉस साइट व्हिच इज कॉल्ड एज फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम साइट। मैंने यहाँ लिंक भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सारे चीजें आप देख सकते हो कि आप कैसे अप्लाई करना है। प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ देख सकते हो, आपकी एप्लीकेशन ट्रैक यहाँ से कर सकते हो। न्यू लाइसेंस जो है यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हो न्यू लाइसेंस के लिए। सो दिस इज अ वेरी सिस्टम, एंड आपकी लॉगिन आता है, तो आपकी लॉगिन यहाँ से लॉगिन बिजनेस करके आप कर सकते हो। देन कोई भी यूजर मैनुअल आपको चाहिए, इनिशियली है आपकी शुरुआत है एंड आपको थोड़ा नहीं जानकारी मिल रहा है ठीक से करने के लिए, यहाँ यूजर मैनुअल आप देख सकते हो। So this is very friendly portal to understand how to apply your food license for. तो मेनली आपको ये भी फोकस करना है, जैसे मैंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ जीएमपीस आपकी जीएचपीस फॉलो करना है। सो ये सारे एचएससी जो फॉलो करना है, एज पर योर प्रोडक्ट एंड एज पर योर काइंड ऑफ बिजनेस, यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। सो इसमें जैसे एफएसएमएस फॉलो करने के लिए हमने बताया कि शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट्स है। सो जनरल हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस एज पर हमारे रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो दीज आर द 5 पार्ट्स। पार्ट 1 इज फॉर द पेटी फूड बिजनेसेस एंड पार्ट 2 इज फॉर जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर ऑल फूड बिजनेसेस। जो कोई भी फूड बिजनेस है इन जनरल, वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी जनरल में आते हैं इनको ये फॉलो करना है, पार्ट 2। So part 2 के साथ साथ there are other 3 parts which are so specific for kind of business. Suppose आपकी milk and milk products में आता है, तो you have to follow part 2 plus part 3.
सपोज आप मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की करना है तो यू हैव टू फॉलो शेड्यूल फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्ट 2 प्लस पार्ट 4. देन आपकी फूड कैटरिंग में आता है, फूड एस्टेब्लिशमेंट्स में आता है, देन यू हैव टू फॉलो पार्ट 2 एंड पार्ट 5 कंबाइनली. सो यू हैव टू फॉलो. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. आपकी जो लोकेशन है हो गया, लेआउट हो गया, इक्विपमेंट कैसे यूज कर रहे हो आप, किस प्रकार का क्लीनिंग सिस्टम है और फैसिलिटीज क्या क्या है उसमें, एंड सिंगल फ्लो सिस्टम है किस प्रकार का है, एंड फूड ऑपरेशंस की कंट्रोल सिस्टम्स कैसे है, एंड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन की कैसी है फूड कंप्लीट प्रोसेसिंग में, एंड फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज कैसा है. अगर आपकी जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है इंडस्ट्री में, आपकी फूड लाइसेंस होल्डर के साथ ही आपको रॉ मटेरियल लेना है. सपोज आपके फार्मर के साथ में आपकी टाई है, फॉर एग्जांपल पोमोग्रेनेट है, आपकी पोमोग्रेनेट प्रोसेसिंग आप करते हो, आप फार्मर से वो प्रोडक्शन लेते हो, तो वहां से ले आने के बाद आपने आपकी फूड टेस्टिंग कैसे किया, वहां से पेस्टिसाइड कंट्रोल्स क्या है उनकी फार्मिंग इंडस्ट्रीज में, वो कंट्रोल सिस्टम में है कि नहीं, ये सारे टेस्टिंग आपको करना पड़ता है. देन ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मेंटेन करना होता है. एंड इनसाइड द इंडस्ट्री आपकी सैनिटेशन, मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट प्रीमाइसेस की कैसा है वो हर टाइम आपको चेक करना पड़ेगा. एंड पर्सनल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी इनसाइड वर्कर्स है या कोई भी ऑपरेशंस में प्रेजेंट है उनकी हाइजीन कैसा है, उनकी मेडिकल चेकअप करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो. सो ये सारे चीजें आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑन रिकॉर्ड. देन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्प्रूव. एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इनसाइड द इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो डेली भी उनको इंफॉर्मेशन पास करना होता है डेली. एंड क्वार्टरली ट्रेनिंग्स ऑफ हाफ ईयरली ट्रेनिंग्स और ईयरली ट्रेनिंग जो है आपकी इंडस्ट्रियल जो भी फोकस है या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनको वो करना होता है. सो दिस इज जस्ट ए फ्लो चार्ट. आपकी परचेज के बाद, रिसीविंग के बाद, स्टोरेज अगर करना है, अगर स्टोरेज में ये एम्बिएंट टेम्परेचर स्टोरेज है या कोई फ्रोजन या चिल्ड में आपको स्टोर करना है, तो आपको एक पर एसओपी होनी चाहिए. उसके बाद प्रिपरेशन, अगर आपकी थोड़ी देर तक स्टोरेज करने के बाद प्रिपरेशन को शुरू करना है या तुरंत शुरू कर सकते हैं, वो सारे फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ता है. उसके बाद सिर्फ सॉर्टिंग है, डायरेक्ट कुकिंग है या प्रोसेसिंग है, जो भी है आपको प्रॉपर हर जगह पे एक फ्लो चार्ट बना के आपको देना होता है आपकी वर्कर्स को. देन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, अलग अलग काइंड ऑफ बिजनेस के लिए हमारा इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है. अगर हम वहां ऑडिट करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं, दिस इज द चेकलिस्ट वेयर वी वेरीफाई. सो ये इजीली डाउनलोडेबल भी है हमारी साइट से. आप भी आपकी काइंड ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आप वेरीफाई चेक कर सकते हो कौन सा पॉइंट्स पे आप अच्छे हो, कौन सा पॉइंट्स पे आप लैकिंग हो. अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स पे आप लैक करते हो तो उसको सुधरने की आप कोशिश कर सकते हो. सो ईच टाइम यू कैन जस्ट वेरीफाई what is your audit and what is your capacity of increasing more into the compliances. So ये सारे चीज आपके एंड से भी आप देख सकते हो. देन मेन इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी ऑडिट. सो एफएसएसआई की रोल फूड सेफ्टी ऑडिट में भी है, जहां एफएसएसआई कुछ एक्रीडेट करता है, सर्टिफिकेशन बॉडीज को एंगेज भी करता है टू डू दिस फूड सेफ्टी ऑडिट. सो फूड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए अगर एक कोई एजेंसी, ये क्योंकि मैं फूड सेफ्टी ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, as of now as per FSSAI norms, for 1 to 2 years you have to do this food safety audit. So food safety audit इसलिए important है, अगर आपकी हाई रिस्क में आता है, ये 6 कैटेगरीज जो है वो हाई रिस्क की कैटेगरी है. अगर आपकी कैटेगरीज हाई रिस्क में आता है, मैंडेटरली आपको ये फूड सेफ्टी ऑडिट करना होता है. सो फूड सेफ्टी ऑडिट जो है स्कोरिंग दिया जाता है, अगर स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आपकी ऑडिट की फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है. सो दिस इज द स्कोरिंग शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड सेफ्टी ऑडिट. उसके अलावा आपको फास्टैग ट्रेनिंग, जो मेनली अब मैंने बताया कि ट्रेनिंग हम एफएसएसआई भी देता है, जहां मैंडेट है ये ट्रेनिंग, जहां आपकी यूनिट में 25 फूड हैंडलर्स के अबव कुछ कोई रहता है, फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स वन शुड बी फास्टैग ट्रेन्ड. सो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. इसमें 3 लेवल्स की ट्रेनिंग होता है, बेसिक, एडवांस्ड एंड स्पेशल. सो आपके काइंड ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो. इवन दो आपकी फूड हैंडलर्स 25 के नीचे है, वॉलंटरली आप ये ट्रेनिंग भी ले सकते हो, विच आर कॉल्ड एज फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स. सो दिस इज मैंडेटरी ट्रेनिंग, इन समटाइम्स इट इज ऑल्सो ए वॉलंटरी ट्रेनिंग if you want to do it, if you are not having 25 food handlers at all. So that's it. This is the brief introduction of regarding the food safety compliances. अगर आप ये सारे चीजें फॉलो कर सकते हो, then you can become a good food business operator with respect to the food safety compliances. So once again, thank you so much for your patient listening. Thank you. Thank you so much, ma'am. Or it was very much important as well, food safety compliance. And thanks for
providing us the kind of insights, better insights. Thank you, ma'am.